हेलो स्टूडेंट, मैं उमेश पांडे आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्लास 10th साइंस का मैं केमिस्ट्री वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट कर दूंगा और उम्मीद करता हूं आप लोग इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझ भी लोगे और याद भी कर लोगे। तो चलिए एक-एक करके सारे क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, पहला जो यहाँ पर टॉपिक दिया है केमिकल चेंज एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो आपके पास अगर HM पब्लिकेशन की किताब है तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जरूर देख लीजिए। बोर्ड में क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक्स से हमेशा पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन आएगा मैं बताता हूँ। देखिए, केमिकल चेंज क्या होता है ये आप लोगों ने पढ़ रखा था। क्या है केमिकल चेंज? Chemical change is that in which the substance undergoing change is transformed into a new substances which have the properties totally different from those of the original substances। इसका मतलब ये हुआ कि केमिकल सब्सटेंस जो बनेंगे प्रोडक्ट के रूप में वो नए होंगे, न्यू होंगे, यानी कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो फीचर्स होंगे वो ओल्ड फीचर से बिल्कुल अलग होंगे। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब कैसे पता करोगे केमिकल चेंज हुआ हमारे आसपास, कैसे पता चलेगा कि केमिकल चेंज हुआ? तो इसके जो बेसिक व्यूज़ हैं उसको आप लोग जरूर याद करिए। अगर आपके पास HM पब्लिकेशन की किताब है तो पेज नंबर 5 पे स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, है ना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर और चेंज इन स्टेट। देखिए, अगर ये सब आप लोग समझाने जा रहे हो बोर्ड को तो ध्यान से समझ लीजिए। इनके अलग अलग आप लोग केमिकल रिएक्शन भी अच्छे से तैयार करके जाइए। तैयार कैसे करने? सिंपल फॉर्म में याद कर लीजिए। हर एक जो है पॉइंट के आप लोगों को रिएक्शन तैयार करनी, जैसे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट की जो केमिकल रिएक्शन है वो आप लोग कौन सी लिख सकते हो? सिल्वर क्लोराइड वाली लिख के जरूर आइएगा। तो फिर से मैं बताता हूँ कौन सी लिख सकते हैं, सिल्वर क्लोराइड वाली लिख सकते हैं। नहीं याद आ रही है उस केस में आप लोग बेरियम क्लोराइड से जो नाइट्रोजन सल्फेट बन रहा था, मतलब रिएक्शन कराते हैं Na2SO4 की, तो उसके बाद BaSO4 जो प्रेसिपिटेट के रूप में हमको मिल रहा था वो रिएक्शन भी लिख सकते हैं। लेकिन इससे आसान तो आप लोगों को सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराने पर AgCl हमको प्रेसिपिटेट के रूप में मिलता है। वाली रिएक्शन बहुत आसान है, पेज नंबर 15 पे दी है, देख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है मैं समझाता हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है केमिकल इक्वेशन क्या होती है। देखिए, केमिकल इक्वेशन है क्या? तो एक रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल रिएक्शन का, जिसमें एक तरफ हम लोग लिखते हैं रिएक्टेंट और दूसरी तरफ हम लोग क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट। तो यही तो केमिकल इक्वेशन हुआ। अगर आप लोग किताब से पढ़ रहा हुआ, स्कूल में आपके HM पब्लिकेशन चलती है, पेज नंबर 6 पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है केमिकल इक्वेशन क्या है? जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। बहुत ज़्यादा डीपली याद करने की जरूरत नहीं है। इस इक्वेशन में हम लोग हेल्प ऑफ सिंबल की सहायता से, हेल्प ऑफ केमिकल फार्मूला की सहायता से किसी वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब किसी रासायनिक समीकरण को या केमिकल रिएक्शन को हम लोग केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। और रिप्रेजेंट करते समय हम लोगों को कई तरह के केमिकल फार्मूला को याद होना चाहिए और पता होना चाहिए कि कौन सी केमिकल रिएक्शन के बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा भी क्लियर है। बैलेंसिंग के लिए मैंने नियम बता रखे हैं। सबसे पहले आप लोग को मेटल बैलेंस करना है, नॉन मेटल बैलेंस करना है, हाइड्रोजन बैलेंस करना है और फिर लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करके आप लोग को रीचेक जरूर करना है कि कहीं इम्बैलेंसिंग तो नहीं हो गई है। अगला क्वेश्चन, एडिशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। बिल्कुल सही बात है, अपोजिट ही होते हैं। जैसे आप लोगों ने क्या पढ़ा? Mg पढ़ा। इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराने के बाद MgO बना। अब ये MgO जब बना, अगर इसी को हमने रिवर्स करा दिया MgO, इसको अगर हम लोग क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। तो Mg और O2 में टूटा। अब इसको बैलेंसिंग कर लीजिए आप लोग, इसमें भी कर लीजिए। तो अब आप लोगों ने ये चीज़ देख ली कि यहाँ पर दोनों रिएक्शन एक दूसरे क्या है? अपोजिट हैं। यानी कि ये जो आपने पहले लिखा था, यहाँ पर रिएक्टेंट आपस में जोड़ के एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं। तो यहाँ की जो रिएक्शन है वो एडिशन रिएक्शन है, ऐड हो रहा है केमिकल रिएक्टेंट। और ऊपर वाले में ऐड नहीं हो रहा है, टूट रहा है। एक केमिकल कंपाउंड एक से ज़्यादा जो है सब्सटेंसेस में टूट रहा है। तो ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। तो आप लोग लिख लोगे। NCERT का क्वेश्चन भी एक है, उसको भी आप लोग पढ़ सकते हो। अब क्वेश्चन क्या कह रहा? डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में अंतर बताइए, या होती क्या है रिएक्शन, ये बताना है। पेज नंबर फिर से मैं बता देता हूँ कहाँ पर मिलेगा आप लोगों को।
ये जो एडिशन रिएक्शन है पेज नंबर 9 पे सबसे लास्ट पैराग्राफ में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, जहां पर इसका दूसरा नाम भी बताया गया है। उसका दूसरा नाम क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए इसका और भी कई नाम है। सिंथेसिस रिएक्शन को भी हम लोग क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन। इसका मतलब इसके 3 नाम हो गए। बोर्ड में हो सकता है आपसे तीसरा नाम भी पूछ ले, तो आप लोग तैयार रहिएगा मेंटली रूप से, क्योंकि कोई भी प्रश्न आप लोगों से किसी भी प्रकार से किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो अब समय बिल्कुल भी बचा नहीं है कुछ नया तैयार करने का। अब वही तैयार कर लीजिए जो आप लोगों को पहले से ही पता हो, बस किस प्रकार से ख़त्म करना उसको वो मैंने वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझा दिया है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या होती है इसको देख लेते हैं। ये आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पेज नंबर 9 पे ना मिलके ये आप लोगों को कहाँ पे मिलेगा? थोड़ा सा आगे मिल जाएगा 13 पे। तो इसमें क्या कहा गया है? ए रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट, देखिए समझिएगा, एक एलिमेंट ए है, ये प्रेजेंट होता है किसी न किसी कंपाउंड के साथ रिएक्टेंट करने के लिए। तो मान लेते हैं BC एक क्या है? कंपाउंड है। अब ये ए जो होगा ये हाईली रिएक्टिव होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी, उसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट भी आपके दिमाग में होंगे। वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट ही लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को बाहर करेंगे। मतलब ए जो है वो हाईली रिएक्टिव होना चाहिए, और ये ए ध्यान से समझ लीजिए केमिकल कंपाउंड के उस एलिमेंट को बाहर कर देगा जो लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पर बी क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। अब जब बी बाहर निकलेगा तो और ए के साथ बी जब जुड़ जाएगा तो सी बाहर, माफ कीजिएगा, ए और सी जब जुड़ जाएगा तो बी बाहर निकल जाएगा। तो इससे ये क्लियर हो गया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई एक एलिमेंट ही बाहर निकलता है। तो अच्छे से आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि क्या होता है डिस्प्लेसमेंट में। एक ही एलिमेंट बाहर निकलेगा, जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो कि पेज नंबर दी हुई है 14 पे, क्या लिखा है उसमें? ए रिएक्शन इन विच 2 आयनिक कंपाउंड, इसका मतलब 2 आयनिक कंपाउंड। मान लीजिए एक कंपाउंड ए बी है, दूसरा कंपाउंड DC है। तो होता क्या है, यहाँ पर एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा। आयनिक कंपाउंड दोनों होने चाहिए, और ये दोनों आयनिक कंपाउंड एक दूसरे के आयन से क्या करेंगे? अपने आयन को चेंज कर देंगे। देखिए ए पॉजिटिव वाला सी से जुड़ जाएगा और बी नेगेटिव वाला डी पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा और एक नया कंपाउंड बनाएगा। कैसे बनेगा कंपाउंड? देखिए ए के साथ सी जुड़ गया और डी के साथ बी जुड़ गया, तो ये दो नई चीज़ें आयन एक्सचेंज होने के बाद मिल गई। तो इस तरह के रिएक्शन को जहाँ पर इस तरह की कंडीशन फॉलो अप हो रही हो, कोई भी एलिमेंट बाहर न निकल रहा हो, तब वहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या है? इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पेज नंबर 12 पर HM पब्लिकेशन की किताब में दिखाया गया है। तो उसमें सिंपल फॉर्म में इलेक्ट्रोलिसिस की गई है, या फिर आप लोग इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड इसको कंसेप्ट को समझ सकते हैं। तो इसको मैं समझा देता हूँ। इलेक्ट्रोलिसिस में एक आप लोगों ने क्या किया था, एक एक्टिविटी 1.7 की होगी, आपके स्कूल में कराई गई, जिसमें ऑब्जर्वेशन में आप लोगों ने एक apparatus देखा होगा समटाइम। उसमें क्या हो रहा था? फॉर्मेशन ऑफ बबल्स हो रहे थे। बोथ द इलेक्ट्रोड के पास बबल्स विल डिस्प्लेस वाटर, और पानी को निकाल रहे थे। ट्यूब फिल्ड विद गैस, गैस से भर जाता है, और यहीं पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। तो ये क्लियर हो गया। H2O विल डिकम्पोज इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, यानी कि H2O को हमको क्या करना है? अलग करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में। तो यही तुम्हारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से समझ गए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, डिफ्रेंशिएट बिटवीन थर्मल डिसोसिएशन और आयनिक डिसोसिएशन। देखिए अभी मैं हाल ही में अपने स्कूल में पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा रहा था? केमिस्ट्री पढ़ा। हालांकि मैं पढ़ाता नहीं हूँ केमिस्ट्री, मेरा बायोलॉजी विषय है वहाँ पर, लेकिन जब मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा था तो मुझे कुछ समस्याएं दिखी बच्चों में। मुझे समस्या ये देखी कि बच्चों को डिसोसिएशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन में कन्फ्यूज़न हो रहा था कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन और डिसोसिएशन इन दोनों का मतलब तो सेम है, टूटना होता है। तो अब टूटना तो मतलब ठीक है, लेकिन आप लोगों ने ये भी ध्यान दिया होगा HM पब्लिकेशन किताब में 16वें नंबर पे डिफरेंशिएट में थर्मल डिसोसिएशन और थर्मल डिसोसिएशन
इसमें आप लोगों ने एक रिएक्शन देखी होगी NH4 अमोनियम क्लोराइड, और ये अमोनियम क्लोराइड टूट रहा है अमोनिया में और क्लोरीन में। बीच में जो एरो का निशान लगा डिसोसिएशन में वो है रिवर्सिबल साइन। जी हाँ, यही तो अंतर है। ये जो रिवर्सिबल साइन होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ डिसोसिएशन रिएक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, जबकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक बार रिएक्शन पूरी हो जाती है तो वापस पुरानी अवस्था में वो रिएक्शन नहीं आने वाली। मतलब MgO अगर टूट रहा है Mg+O2 में तो ये कभी नहीं हो सकता कि Mg+O2 MgO बनाएगा, यानी कि डीकम्पोजिशन अगर होगा तो सिर्फ एक ही एरो चलेगा। ये है अंतर। बहुत बड़ी चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है, सिंपल फॉर्म में आसानी से आप लोग समझा सकते हो। डिफ्रेंशिएट के लिए आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। 16वें पेज नंबर पे दिया हुआ है थर्मल डिसोसिएशन और आयनिक डिसोसिएशन के साथ थर्मल डिसोसिएशन और थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देख लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए, या मैं आपको एग्जांपल में समझा देता हूँ। जैसे आप समझ लीजिए NH4Cl, ठीक है। अब NH4Cl क्या है, ये रिवर्सिबल है, इसका मतलब डिसोसिएशन रिएक्शन हो रहा है। ये कैसा डिसोसिएशन हो रहा है, थर्मल डिसोसिएशन। और यहाँ पर क्या बनना है, अमोनिया बनना है, और क्या निकल रहा है, क्लोरीन निकल रहा है। तो ये होगी केमिकल रिएक्शन किसकी, डिसोसिएशन की, जो कि थर्मल है। अब थर्मल डीकम्पोजिशन में एग्जाम्पल आप लोग क्या लिखोगे, ये बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है, इसको ध्यान समझ लीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट जो कि संगमरमर का ही केमिकल फार्मूला होता है। पिछली बार क्वेश्चन में इतना आसान क्वेश्चन आया था, पेपर में पूछा गया था व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल। बच्चों को नहीं पता था कि कैल्शियम कार्बोनेट जो CaCO3 होता है वही मार्बल ही तो है। ताजमहल का जो रासायनिक केमिकल फार्मूला वो CaCO3 है। जब इस पर हीट पड़ती है तो इसका रंग क्यों बदल रहा, कारण है केमिकल रिएक्शन। जब इस पर हीट पड़ेगी तो डिसोसिएशन जो कि डीकम्पोजिशन के रूप में होगा, और जब डीकम्पोजिशन होगा तो इसके साथ CaO, ये CaO वही चूना है जो आप लोग अपने घर में दिवाली के समय करवाते हो, होली के समय करवाते हो, और जब त्योहार आते हैं उसके बाद अपने घर की चमक को बढ़ाने के लिए चूना पुतवाते हो। ये वही चूना है। अब इसके साथ क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। तो ये हो गई डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते चलिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगली वाली जो बायोलॉजी वाली वीडियो होगी उसमें आप सभी लोग प्रेजेंट रहोगे कि नहीं रहोगे, यस और नो में जरूर जवाब दीजिएगा। कुछ अगर कमी हो गई हो वीडियो बनाते समय, कोई समस्याएं आ रही हो वॉइस को लेकर या समझने के अंतर को लेकर या मेरे समझाने के दृष्टिकोण को लेकर, तो आप लोग मेरे पर्सनल नंबर पर व्यक्तिगत रूप से बता सकते हो। नंबर जो है कमेंट बॉक्स में मैं आप सभी लोगों को कर दूंगा, पर्सनली भेज दूंगा, जैसा आप लोग कहोगे वहाँ नंबर दे दूंगा। इसलिए टेलीग्राम पे भी नंबर अवेलेबल, मतलब जो मेरा चैनल है वो अवेलेबल है, वहाँ पर मैं MCQ की जो है तैयारी भी करवाता हूँ। अपने स्कूल में जितने स्टूडेंट हैं सबके लिए निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। यूबियंस क्लासेस का एक उद्देश्य ये भी है कि सभी के लिए निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ से एनालिटिकल क्वेश्चन ये बनता है कि रेस्पिरेशन को कंसीडर करते हैं एक्सोथर्मिक में, क्यों करते हैं। देखिए एक्सोथर्मिक का मतलब हीट का एग्जिस्टेंस होना, हीट का रिलीज होना, हीट का निकलना। तो बताइए जब हीट निकलेगी तो कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक होगी। और यहाँ पर क्या होगा, जब हम लोग सांस लेते हैं, सांस जब लिया तो हमारे शरीर के अंदर कौन सी गैस गई, ऑक्सीजन गैस गई। अब जब ऑक्सीजन गई तो हमारे शरीर में जो खून था उसमें पहले से ग्लूकोज था, और ग्लूकोज इंतजार कर रहा था कि कब ऑक्सीजन आए और कब हमको ये जो ऑक्सीजन सेल में पहुंचाने का कार्य हीमोग्लोबिन करेगा वो करना चालू कर दें। तो ये कब होगा, जब ऑक्सीजन जाएगा और हम लोग सांस लेंगे। तो C6H12O6 ये ग्लूकोज शरीर में था और ऑक्सीजन गई, उसके बाद ऑक्सीडेशन हुआ। अब इसके बाद हमारे जो मुंह से निकला वो था कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में क्या निकला, वाटर निकला होगा। जी हाँ बिल्कुल सही है, बैलेंसिंग करते चलिएगा। अब आगे क्या निकला याद कीजिए, प्लस
एनर्जी निकली। जी हाँ, तभी तो हम लोग को एनर्जी मिली। कैसे मिली, कितनी मिली, 673 किलो कैलोरी। और बच्चे ध्यान दें, जिनको लग रहा है कि अगर एटीपी में क्वेश्चन पूछ लेगा तो यहाँ पर आप लोग 38 एटीपी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे कि आप लोग दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन लिखना है। तो इसको आप लोग समझा दोगे। ऑक्सीडेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन का मतलब होता है लूज ऑफ ऑक्सीजन, रिडॉक्स का मतलब ऐसी रिएक्शन जहां पर दोनों एक साथ हो रहा हो, ऑक्सीडेशन भी दिख रहा हो और रिडक्शन भी दिख रहा हो। तो देखिए एक एग्जांपल बताते हैं जिसमें दोनों चीज़ें की रिएक्शन हो रही है। तो देख लीजिए यहाँ पर कॉपर जब रिएक्ट करेगा वाटर से, H2O से, कॉपर जब रिएक्ट करे H2O से तो खुद देखिए क्या हो रहा है, कॉपर में कहीं ऑक्सीजन लगा है, नहीं लगा है, लेकिन जैसे ही पानी मिलाया कॉपर के साथ ऑक्सीजन लग गया। जी हाँ, यही मैं कहना चाहता हूँ कि कॉपर के साथ जब ऑक्सीजन लग जाएगा तो ऑक्सीजन का जुड़ जाना कहलाएगा। अब जब जुड़ जाना कहलाएगा तो यहाँ पर होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन। अब H2O से रिमूवल हो गया किसका, O का, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ये कहलाता है रिडक्शन। तो बच्चों बताइए पहला चैप्टर आप लोग समझ में आया कि नहीं आया। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आप लोग को एनसीईआरटी के पढ़ने हैं। देखिए यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन लिखे हैं तो घबराइए बिल्कुल नहीं। जो तैयारी अभी आप लोगों ने की है उसी के ही तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो उसको सोल्यूशन के साथ अच्छे से देख लीजिए। और HM पब्लिकेशन किताब अगर आपके पास है तो ये तो सोने पे सुहागा है भाई। इसी किताब से तो ये मैंने सब कुछ बना रखा है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि मैं दूसरी किताब से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाऊं तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ कमेंट बॉक्स में अपने स्कूल में चलने वाली किताब की पब्लिकेशन के नेम को सिर्फ लिखिए। मेरे स्कूल में लाइब्रेरी बहुत बड़ी है और वहाँ पर सारी किताबें मुझे मौके पे मिल जाएंगी और मैं आप लोगों के लिए भी वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन समय को देखते हुए आप लोग प्रयास कीजिए। टॉपिक तो वही है जो आपकी किताब में है, टॉपिक तो वही है जो सिलेबस ही है, तो पढ़ लीजिए इसी से, है ना। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं इंडिविजुअल टॉपिक भी आप लोगों को समझा दूंगा। कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी लिखिए, मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा। तो चलिए कौन कौन से क्वेश्चन एनसीईआरटी के देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार मैं पढ़ भी देता हूँ। हो सकता है आपकी किताब में दूसरी तरीके के क्वेश्चन एनसीईआरटी लिखे, तो इसलिए मैं बोल देता हूँ। थोड़ी सी मेहनत मुझको लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों की तैयारी चलती रहे अच्छे से। मेरे लिए क्या है, मैं कल फिर बनाता रहूँगा वीडियो। आगे देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो इनकरेक्ट। इनकरेक्ट चीज क्या है, पीबी लेड ऑक्साइड के साथ कार्बन जब जुड़ेगा तो लेड सॉलिड फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में निकलेगा। तो यहाँ पर गलत चीज क्या हो रही है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है पहला, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है देखिए व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन और व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। देखिए केमिकल बैलेंस इक्वेशन होती क्या है और बैलेंस क्यों करते हैं भाई, ना करें, है ना, कोई ना करें भाई, काहे करें, लेकिन करना पड़ता, मजबूरी है। तो मजबूरी क्यों है, क्योंकि केमिस्ट्री में एक नियम है जो कहता है कि नहीं करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। हाई स्कूल पास होना है तो मास कंजर्वेशन लॉ खत्म करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो 9th क्लास में इसीलिए आपको तैयार कराया जा चुका है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, जिसमें लिखा है कि मास रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट होंगे उसके साथ इक्वल होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन हो गया। चौथा हो गया, 5वें क्वेश्चन में लिखा ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द केमिकल इक्वेशन। बैलेंस करिए केमिकल इक्वेशन को और वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या कहा गया है। 8 वाले क्वेश्चन में कहा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए आइडेंटिफाई करने के लिए भी पूछ रहा है, तो अच्छे से समझ लीजिए। कहीं कोई आइडेंटिफिकेशन में अगर कमजोरी है तो मुझे बताइए, मैं आप लोगों को इस चैप्टर के रिलेटेड पूरे जो है थ्योरम की वीडियो भेज दूंगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 भी है। व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल। जरूर पढ़ के जाइए एग्जांपल के साथ। आप क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एक्सोथर्मिक। देखिए अभी क्वेश्चन मैंने समझाया था, रेस्पिरेशन के बारे में बताया, तो क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का बना हुआ, तैयार कर डालिए। 11th वाले में कह रहा है वाई आर डिकम्पोजिंग ऑल द अपोजिट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये तो सबसे पहले ही क्वेश्चन है, समझा चुका हूं मैं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन कह रहा है 12 में है राइट वन इक्वल इक्वेशन विच ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप बता दी गए, 3 तरह की होती है, याद कीजिए। फोटोकेमिकल रिएक्शन भी होती है, ये एक तरह की क्या है, लाइट एनर्जी प्रोवाइड कराना पड़ता है। इलेक्ट्रोलिसिस आप लोगों ने अभी पढ़ा ही है, जिसमें क्या करते हैं, वाटर को तोड़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा के। और सोडियम क्लोराइड भी आप लोगों ने देखा ही होगा, वो भी डीकम्पोजिशन इसी तरह से ही होगा।
अब क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 भी है तो वो भी पढ़ना पड़ेगा। डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये मैं बता चुका हूं आप लोगों को पहले से ही, जरूर पढ़ के जाइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, माफ कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। तो 15 व्हाट डू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखिए प्रेसिपिटेट का मतलब समझ लीजिए, सपोज कीजिए आपने कोई एक्वस सोल्यूशन बनाया, एक एक्वस सोल्यूशन और बनाया, दोनों को जोड़ा, तो देखिए एक्वस सोल्यूशन जोड़ने के बाद हमको कोई सॉलिड चीज मिल जाए। बताइए दो लिक्विड चीज जब आपस में जुड़नी चाहिए तो बनना तो लिक्विड चाहिए, लेकिन यहाँ बन क्या रहा है, यहाँ कोई सॉलिड चीज बननी है और वो सॉलिड चीज नीचे किसी लिक्विड मटेरियल के नीचे जम जा रही है। तो जो जम जा रही है वही तो प्रेसिपिटेट है, यही तो समझाना है मुझको। जैसे सपोज करिए आपने चॉक लिया, उसको पीस लिया, पीसने के बाद पानी की गिलास में डाल दिया और चम्मच से उसको मिक्सअप कर दिया। कुछ समय रुकने के बाद जो चॉक पाउडर था वो पानी के नीचे बैठ गया, वही तो प्रेसिपिटेट है। तो समझाने का तरीका मेरा जो था आप लोगों का कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक वाला जो बटन है वो जरूर प्रेस कीजिएगा, और जरूर चेक कर लीजिए कि क्या आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा भी है या नहीं रखा है। अगर सब्सक्राइब है तो एक और कष्ट कर लीजिए, बेल आइकन साइड में बना है, प्रेस कीजिए, और जब आप प्रेस करेंगे तो आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन इस चैनल के माध्यम से आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 16, जहां पर लिखा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद एग्जांपल ऑफ ईच। मतलब ऑक्सीडेशन जब ऑक्सीजन जुड़ेगा, रिडक्शन जब ऑक्सीजन निकलेगा, तो कोई अंतर की बात नहीं, सिंपल वे में आप लोग समझा सकते हो। बोर्ड वाले तो कॉपी चेक ही करेंगे, उनको तो आसानी से चेक करने के लिए आप लोगों ने तरीके बता दिए हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है क्या है 17, ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स वाला जो कॉपर और ऑक्सीजन के साथ CuO बन रहा था, तो CuO जब बन रहा था तो वो रिएक्शन आप लोगों को लिखनी है। 17 के बाद 18, वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल, क्यों करते हैं, क्योंकि लोहे पर जंग लग जाती है और जंग से बचाने के लिए लोहे के ऊपर हम लोग पेंट कर देते हैं, जिससे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन डायरेक्ट रूप से लोहे के संपर्क में नहीं आती और लोहा जंग लगने से बच जाता है। इसके अलावा भी गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिससे हम लोहे को जंग से बचा सकते हैं, क्योंकि इसी चैप्टर में आपके कोर्स में एक टॉपिक है जिसका नाम है कोरोजन। तो कोरोजन का मतलब ये होता है मेटल का खराब हो जाना, और मेटल खराब तभी होंगे जब ऑक्सीजन के संपर्क में आएंगे। अब संपर्क तो आपने तोड़ ही दिया है पेंट करके, तो अब लोहे पर जंग नहीं लग सकता। अब क्या करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया। 19 में देखिए रेंसिडिटी वाला टॉपिक है, ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड आइटम ये फ्लश्ड विद नाइट्रोजन के साथ रखे जाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में हमारे लिए नॉन रिएक्टिव है, मतलब कोई रिएक्शन नहीं करती। अब जब फूड से रिएक्शन करेगी नहीं तो फूड हमारा खराब नहीं होगा। अब जब फूड खराब नहीं होगा तो उसकी एक्सपायरी डेट भी काफ़ी समय के बाद ही आएगी। अब आप लोगों ने टेढ़े मेढ़े खाए होंगे, उसमें टेढ़े मेढ़े तो कम होते हैं लेकिन नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा भरी होती है। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप लोगों को दुकानदार ठग कर रहा है, क्योंकि पैकेट पे जो सामान अंदर रखा था उसका वेट लिखा रहता है, तो खरीदने से पहले उसका वेट देखें, वही वेट का भोजन आपको मिल रहा है, क्योंकि गैस का वेट उसमें लिया नहीं जाता है। तो आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। आखिरी सवाल भी समझ लेते हैं, जिसमें कहा गया है कि एक्सप्लेन करिए कोरोजन और एक्सप्लेन करिए रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी तो अभी आपने समझा कि ऑक्सीजन के साथ जब भोजन जुड़ता है तो वो हो जाता है खराब, तो जब खराब होगा तो उसमें एसिड जम जाएगा, या फिर समझ लीजिए वो खराब जब होगा तो संपर्क में आएगा ऑक्सीजन गैस के। तो इसी संपर्क को रोकने के लिए हमने क्या किया, पैकेजिंग की विद नाइट्रोजन गैस से। तो अब हमारा भोजन काफ़ी समय के लिए रखा जा सकता है। तो अब आप लोग बताइए, जो टेढ़े मेढ़े आप लोग खरीदते हो, दुकान से लेने जाते हो, वो काफ़ी दिनों के रखे होते हैं, लेकिन अगर उस टेढ़े मेढ़े को आप लोग किसी बर्तन में रखोगे, खुले में रखोगे, ऑक्सीजन के संपर्क में रखोगे, तो उसमें कई तरह के बैक्टीरिया
कई तरह के कीटाणु जम जाएंगे, जिससे भोजन खराब हो जाएगा। अब खराब हुआ भी क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ही तो जीवन का आधार है, ऑक्सीजन है तो जीवन है। अब वो चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या हम छोटे मोटे इंसान हो। तो अब आखिरी क्वेश्चन भी हो गया। अब एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए आप लोग विशेष रूप से जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जो कि यहाँ पर दिया है। यूबियंस क्लासेस से जुड़े रहिए, हमेशा ध्यान से समझते चलिए, कहीं कोई डाउट है पूछते चलिए। तो पहले चैप्टर की वीडियो यहाँ पे हुई समाप्त। उम्मीद करता हूँ अगली वीडियो भी इसी वीडियो के माध्यम से आप लोग देखते चलोगे। तो चलिए दूसरे चैप्टर को भी अच्छे से समझ लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस की आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर स्कूल में एचएम पब्लिकेशन, तो देखिए क्वेश्चन आप लोगों को कहाँ पे आंसर मिलेगा, मैं बता देता हूँ। पेज नंबर 32 पे आप लोग इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। क्या लिखा है मैं बोल देता हूँ, आप लोग एक ईयरफोन का इस्तेमाल जरूर कीजिए जिसमें आप लोगों को अच्छे से समझ में आता चले। तो क्या है, ब्रॉन्स्टन लावरी कंसेप्ट है जिसको प्रोटॉन एक्सचेंज थ्योरी कहते हैं, जिसमें ये कहा गया है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एनी कंपाउंड दैट कैन ट्रांसफर ए प्रोटॉन इन एनी अदर कंपाउंड इज एन एसिड, और जो एक्सेप्ट करे प्रोटॉन उसको बोलते हैं बेस। तो यही मॉडर्न डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो बोर्ड के एग्जाम में जब पूछा जाए इस तरह का सवाल। तो प्रोटॉन एक्सचेंज थ्योरी को ही हम लोग ब्रॉन्स्टन एंड लावरी कंसेप्ट कहते हैं, और इसी का ही थ्योरी आप लोगों को मॉडर्न बेसिक और एसिड में पढ़ के जाना है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस के साथ ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन को जब भी पूछा जाता है इसके साथ केमिकल रिएक्शन भी आप लोगों से पूछी जाती है। आप लोग जरूर याद करके जाइए। केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड की पेज नंबर 34 पे दिख जाएंगे आप लोगों को। क्या करना समझा देता हूँ। रिएक्शन विद मेटल, देखिए मेटल जब कभी भी रिएक्ट करेगा एसिड तो हमेशा हमेशा क्या निकालेगा, हाइड्रोजन निकालेगा। लेकिन जो हाइड्रोजन के नीचे लीस्ट मेटल्स होते हैं वो कभी भी हाइड्रोजन को रिमूव नहीं करते। तो यहाँ पर बात समझने वाली ये क्या है, ध्यान से समझ लीजिए। हाइड्रोजन एंड मेटल रिएक्ट विद रिमेनिंग पार्ट ऑफ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। सॉल्ट एंड क्या करेगा, हाइड्रोजन निकालेगा। ऑल मेटल डू नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन, क्योंकि हमको पता है मेटल लाइक मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन इन एसिड, जबकि कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया और गोल्ड हो गया, ये कभी भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करते हैं। तो ये क्लियर हो गया। रिएक्शन विद मेटल क्या होता है, एक एग्जांपल दो एग्जांपल जरूर पढ़ के जाइए। चाहे जिंक की रिएक्शन, चाहे मैग्नीशियम की रिएक्शन, चाहे आयरन की रिएक्शन आप HCl से कराइए, चाहे H2SO4 से कराइए, आप लोग को क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस का रिमूवल जरूर मिलेगा और मेटेलिक सॉल्ट जरूर तैयार होगा। तो ये क्लियर हो गया। पेज नंबर 35 में आप लोगों को सेकंड वाली रिएक्शन मिल जाएगी, मेटेलिक ऑक्साइड वाली। देखिए मेटल के ऑक्साइड पहले से दिमाग में बैठा लीजिए कि बेसिक नेचर के होते हैं। हमेशा याद रखिए मेटल के कोई भी ऑक्साइड अगर दिमाग में आ रहा है आप लोगों को, MgO हो, चाहे L2O3 हो जाए, चाहे Na2O हो, या और भी CaO भी क्यों ना हो, तो कोई भी मेटल जिसका ऑक्साइड होगा वो हमेशा बेसिक नेचर का होगा। क्लियर हो गया। पेज नंबर 35 पे देख लीजिए क्या लिखा है। ऑल डाइल्यूट मिनरल्स, ध्यान सुनिए, ऑल डाइल्यूट मिनरल एसिड जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये रिएक्ट करेंगे किसी भी ऑल मेटेलिक ऑक्साइड से तो हमेशा क्या बनाएंगे, मेटेलिक सॉल्ट बनाएंगे और वाटर निकालेंगे। ठीक है, तो मेटेलिक सॉल्ट के साथ वाटर निकलेगा। आप लोग जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन करा सकते हो HCl से, या कैल्शियम ऑक्साइड की HNO3 से, या सोडियम ऑक्साइड की HNO3 नाइट्रिक एसिड से, किसी से भी कराइए आप लोगों को मेटेलिक सॉल्ट और वाटर निकलता हुआ दिखाई देगा। अगला एक्शन विद मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, तो सिंपल है, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा होगा, बेसिक ही नेचर तो होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड फार्मूला NaOH होगा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फार्मूला CaOH का होल ट्वाइस होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला MgOH का होल ट्वाइस होगा। तो इसी तरह से आप लोगों को केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए। और रिएक्शन करानी किससे, हमेशा ध्यान समझ लीजिए, रिएक्शन करानी है आप लोगों को एसिड से। एसिड क्या होगा, H2SO4 हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, फास्फोरिक एसिड H3PO4 हो सकता है, एसिटिक एसिड CH3COOH हो सकता है, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl भी हो सकता है। तो इनकी रिएक्शन कराने के बाद आप लोगों को मेटेलिक सॉल्ट मिलता है और साथ में हाइड्रोजन गैस का, माफ कीजिएगा, H2O वाटर बनता है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, एक्शन विद बेस। तो बेस के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो जाहिर सी बात है ये प्रोसेस ही न्यूट्रलाइजेशन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो बनेगा वो होगा व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पेज नंबर 35 पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस मैकेनिज्म या दिस फिनोमिना या दिस प्रोसेस नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। इसकी दो केमिकल इक्वेशन आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। HCl व्हेन रिएक्ट विद NaOH, तो ये फॉर्म करेगा, ये बनाएगा NaCl और साथ में H2O का रिमूवल भी दिखाएगा। तो इसको जरूर तैयार करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड
और वीक एसिड जरूर थोड़े बहुत एग्जाम्पल के साथ पढ़िए। मैं MCQ के माध्यम से आप लोगों की तैयारी अच्छे से करा दूंगा। तो उसके लिए जुड़ना है, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिसमें लेटेस्ट वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहे। बेल आइकन भी जरूर प्रेस करके रखिए। तो क्या है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। देखिए HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। आप लोग चाहें तो अपनी किताब में, HN पब्लिकेशन किताब में चार्ट दिया हुआ है सम कॉमन एसिड और उनका pH। तो किस पेज पे मिलेगा, मैं आप लोगों को पेज नंबर बता देता हूँ। उस पेज नंबर पे आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पेज नंबर 41 पे आप लोगों को pH वैल्यू के साथ पर मिल जाएगा। तो मैं बता भी देता हूँ। देखिए कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का pH 0 है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है। गैस्ट्रिक जूस यानी कि HCl की बात करें, गैस्ट्रिक 1.4, ये भी तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, ये भी स्ट्रॉन्ग ही एसिड कहलाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें किसकी, H2SO4 की बात करें, नाइट्रिक एसिड की बात करें, तो ये सारे एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड के अंतर्गत आएंगे। जबकि CH3COOH जो कि एसिटिक एसिड होता है, ये वीक एसिड के अंतर्गत आता है। अब बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, देखिए बेसिसिटी कैसे पता करते हैं। तो एसिड की बेसिसिटी होती है और बेसिसिटी हमेशा 3 तरह से कंसीडर हो जाएगी अगर आप लोग एसिड के रूप में पढ़ते हो। तो मोनोबेसिक एसिड होते हैं, डाई बेसिक एसिड होते हैं, ट्राई बेसिक एसिड होते हैं। तो मोनो का मतलब होता है एक, तो जिसमें एक H लगा हो या प्रोटॉन एक निकाल रहा हो, डोनेट कर रहा हो। तो HCl को अगर तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन प्लस में रिमूव होगा, इसका मतलब ये मोनो एसिड है, माफ़ कीजिए ये मोनो बेसिक एसिड है। अब इसी तरह से अगर हम लोग बात करें किसकी बात करें, H2SO4 की, तो बताइए क्या ये मोनो होगा या क्या होगा, डाई बेसिक एसिड होगा। बिल्कुल सही बात है, ये डाई है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर H3PO4 होता, फास्फोरिक एसिड की बात करते हैं, तब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन का रिमूवल दिखाता, ये 3 का, तब यहाँ पर हो जाता ये ट्राई बेसिक एसिड। तो ये बेसिसिटी ऑफ एन एसिड भी क्लियर हो गया आप लोगों का। अब बेस क्या होते हैं, देखिए अगर सॉल्युबल वाटर में सॉल्युबल है बेस, तो उनके लिए हम लोग एल्कलीज नाम बोलते हैं। मोस्टली एल्कलीज के बारे में ही आप लोग पूरे चैप्टर में पढ़ोगे। तो एल्कलीज की बात होगी, वहाँ पर एसिडिटी ऑफ ए बेस निकलेगा। तो एसिडिटी ऑफ बेस सेम उसी तरह से चलेगा जैसे आप लोगों ने एसिड पढ़ा था। क्या पढ़ा था एसिड में, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड कैसे डिपेंड करती है, एक सिंगल H और डबल H, ट्रिपल H पे। इसी तरह से यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन को देखते हुए हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि कोई मोनो एसिडिक होगा कि डाई एसिडिक बेस होगा या ट्राई एसिडिक बेस होगा। तो इसको भी समझा देता हूँ। देखिए अगर लिखा है NaOH, तो जाहिर सी बात है एक ही हाइड्रोक्सिल आयन दिख रहा है हमको, तो ये क्या है, मोनो एसिड है बेस। अब अगर मान लो MgOH का होल ट्वाइस है, इसका मतलब OH 2 है, तो ये हो जाएगा डाई एसिडिक बेस। लेकिन अगर ये AlOH का होल थ्राइस है, तब ये हो जाएगा ट्राई एसिड बेस, ट्राई एसिडिक बेस हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है। अब इसी तरह से आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में जो अच्छे से पढ़ लीजिए। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए बेस, देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए बेस आप लोगों को पेज नंबर 36 पे मिल जाएगा आसानी से। पहले ही क्वेश्चन में पहले ही पॉइंट है एक्शन ऑफ हीट ऑन बेस। बेस है, मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NH4, माफी अमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको अगर गर्माते हैं तो ये अमोनिया और वाटर में टूटेगा, इसमें टूटेगा, अमोनिया में टूटेगा, NH3 में टूटेगा और H2O में टूट जाएगा। तो ये भी क्लियर हो गया। तो गर्माने के बाद किस में टूटेगा, अमोनिया और वाटर में टूट रहा है। इसका मतलब वाटर तो फाइंड आउट होना ही होना है। जब भी बेस को हम क्या करते हैं, हीट देते हैं, तो वाटर तो तय है बनेगा, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्शन विद एसिडिक ऑक्साइड, एक्शन विद एसिडिक ऑक्साइड। अब बेसिक नेचर के कौन से थे, मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, जबकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर होता है एसिडिक। तो अगर हम बात करें NO2 की, तो ये क्या है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है। अगर हम बात करें SO2 की, तो ये भी क्या है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है। अगर हम बात करें किसकी, CO2 की, तो ये भी क्या है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है। और इन तीनों का नेचर क्या होगा, इन तीनों का नेचर एसिडिक होगा। तो ये भी क्लियर हो गया। अब सोडियम ऑक्साइड है मान लीजिए, अब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दें, तो जाहिर सी बात है सोडियम कार्बोनेट बनेगा, Na2CO3 बनेगा। क्लियर है।
अगला क्या कर रहा है, अगला जो एक इंपॉर्टेंट है एक्शन विद एसिड। तो एसिड के साथ रिएक्शन जब भी बेस की होगी हमेशा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनेगा, और न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है न्यूट्रलाइज कर देना, यानी कि पीएच वैल्यू 0 माफ कीजिएगा पीएच वैल्यू 7 हो जाना, या फिर ये कह लें कि एसिड की जो रिएक्टिविटी थी उसको बिल्कुल शून्य कर देगा, 0 कर देगा। एसिड के साथ जब बेस रिएक्ट करता है तो हमेशा क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस अकर होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझ में आ गया होगा। वेन स्ट्रॉन्ग एसिड, देखिए ध्यान समझिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ समझा रहा हूँ। अगर कोई एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, अब वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मान लीजिए रिएक्ट करें, किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस, तो जाहिर सी बात है नॉर्मल सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, नॉर्मली तो बनेगा। लेकिन अगर मान लीजिए थ्योरम कुछ अलग है, अलग का मतलब समझिए, अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, दिमाग बैठा लीजिए, क्वेश्चन आता है बोर्ड में, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक बेस के साथ रिएक्शन करा दीजिए, तो अब देखिए वीक बेस क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड की एसिडिटी को कम नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसका मतलब सॉल्ट तो बनेगा, लेकिन सॉल्ट का नेचर क्या होगा, उस सॉल्ट का नेचर होगा एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि यहाँ पर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो बनेगा सॉल्ट कैसा, एसिडिक सॉल्ट। यही का उल्टा अगर हो जाता, मान लीजिए स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता और वीक एसिड हो जाता, तो बनने वाला जो सॉल्ट होता वो स्ट्रॉन्ग, वो बेसिक सॉल्ट होता, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस से आप रिएक्ट करा रहे हैं वीक एसिड को, तो बनने वाला सॉल्ट कैसा होगा, बेसिक सॉल्ट होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चैनल सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिसमें आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो मिलती चले। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए, आप लोगों की एक्टिविटी पता चलती रहे कि आप लोग इस चैनल से कितनी जो है देर तक जुड़े रहते हैं, समझने का प्रयास करते रहते हैं, और वीडियो लाइक जरूर कीजिए, जिसमें आप लोग को जो है अच्छे से तैयारी करने का और भी मौका मिलता रहे। लोगों को शेयर कीजिए, जिसमें और से और ये वीडियो आगे तक जाए और चैनल का जो ग्रोथ है वो अच्छे से दिखाई दे और मैं और भी अच्छे से वीडियो बनाता चलूँ। चलिए अब बात करते हैं इंडिकेटर की। इंडिकेटर नाम ही से लग रहा है इंडिकेट करता है। जब चैप्टर का नाम ही है एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो इंडिकेट करेगा किसको, एसिड को ही तो करेगा, बेस को ही तो करेगा। यही तो इंडिकेटर का काम होगा इस चैप्टर में। देखिए गाड़ी वाला इंडिकेटर अलग है, वो लेफ्ट और राइट जाने के लिए इंडिकेटर था, लेकिन ये चैप्टर तो एसिड बेस का है। यहाँ पर इंडिकेटर आपको बताएगा कि कोई सब्सटेंस एसिड है या कोई सब्सटेंस बेस है। तो इंडिकेटर के आपके टाइप मैं बता देता हूं, आपके कोर्स में लिटमस पेपर है, एज ए इंडिकेटर यूज करेंगे, अपने लैब में आप लोगों ने इस्तेमाल किया होगा। अगर इस्तेमाल किया है तो जरूर कमेंट करिए, यस और नो में बताइए कि क्या आप लोगों ने लिटमस पेपर देखा है या फिर नहीं देखा है। अगर नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को लिटमस पेपर जरूर दिखाऊंगा, लिटमस पेपर के बारे में भी बताऊंगा, तो इसके लिए आप लोगों को कमेंट जरूर करना है। तो आगे देखते हैं। लिटमस पेपर देख लीजिए, रेड कलर का हो सकता है और ब्लू कलर का हो सकता है। अब इनकी एक्टिविटी बेस पर अलग होगी और एसिड पे अलग होगी। तो कैसी होगी ये मैं बताने जा रहा हूं। देखिए अगर लिटमस ब्लू कलर का है और उसमें कोई एसिड अगर आपने डाल दिया तो उसका रंग जाहिर सी बात है रेड हो जाएगा, क्योंकि एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं और जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ये मुझे 100% पता है, क्योंकि मैं भी अपने एजुकेशन लाइफ में कई बार कंफ्यूज हुआ हूँ। तो मैंने कैसे समझा इतनी थ्योरम को अचानक से मेरे दिमाग में कैसे पक्की तरह से याद हो गई। तो बिल्कुल छोटा सा लॉजिक याद करिए। देखिए अभी मैंने कहा अगर बी है इसका मतलब ब्लू बन जाए, कोई चीज़ क्या बन जाए, ब्लू बन जाए, तो इसका मतलब बी से ब्लू और बी से बेस। तो अब ब्लू बनेगा तब जब रेड लिटमस किस में कन्वर्ट होगा, ब्लू में। तो बी से ब्लू और बी से बेस। तो रेड लिटमस अगर ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो 100% निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि वो सोल्यूशन बेसिक होगा, बेसिक, बी से बेस। तो ये भी क्लियर हो गया। तो लिटमस वाला पोर्शन क्लियर है पूरा। अब देखिए मेथिल ऑरेंज और फिनाल्थलीन सोल्यूशन के लिए आप लोग एक्टिविटी 2.1 जरूर पढ़ के जाइए। ये एक्टिविटी से आप लोगों का पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो बेस होते हैं वो फिनाल्थलीन सोल्यूशन के साथ पिंक कलर देते हैं। ध्यान समझ लीजिए, अगर बेसिक सोल्यूशन फिनाल्थलीन सोल्यूशन के साथ होगा तो कैसा कलर देगा, पिंक, और एसिड सोल्यूशन के साथ कैसा देगा ये भी जरूर बताइए, कलरलेस। बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगर फिनाल्थलीन सोल्यूशन है और उसमें एसिड डालते हैं तो कलरलेस होगा, लेकिन अगर कोई बेस डालेंगे तो होगा पिंक कलर। लेकिन अगर मेथिल ऑरेंज की अगर आप लोग बात करेंगे
और उसमें अगर एसिड अगर डालते हैं तो 100% कलर हो जाएगा रेड। देखिए मेथिल ऑरेंज का कलर कैसा है, ऑरेंज है, नाम ही में लिखा मेथिल ऑरेंज, ऑरेंज कलर है। एसिड डालोगे तो रेड हो जाएगा, बिल्कुल आपके खून की तरह लाल हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें आपने बेस डाल दिया तो उसका थोड़ा सा कलर और लाइट हो जाएगा, मतलब ऑरेंज से आगे बढ़ जाएगा और हो जाएगा येलो। जी हाँ, बिल्कुल येलो हो जाएगा। आप चाहें तो अपने घर पे भी मंगवा सकते हैं, ये आप लोग को लैब मैनुअल की चीज़ें आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो सकती हैं, आराम से खरीद लीजिए, घर पे प्रैक्टिकल लैब बनाइए। लेकिन ध्यान रहे घर फूंक मत दीजिएगा, क्योंकि मेटल जब भी रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस तो बनाएगा, और हाइड्रोजन गैस इनफ्लेमेबल होती है, आग तेजी से पकड़ती है और घर आपका हो जाएगा ब्लास्ट। तो कभी भी कोई भी प्रैक्टिकल चीज़ करते समय अपने आसपास बड़े बुजुर्गों को अवश्य साथ में बैठाएं उन्हें। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो इम्पॉर्टेंस क्या होती है पीएच की, इम्पॉर्टेंट बतानी है आप लोग। पीएच स्केल होता क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके आप लोग जरूर जाइएगा। तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, बेसिक पॉइंट समझा देता हूँ, यूनिवर्सल इंडिकेटर को समझा देता हूँ, और कुछ जो रिलेटेड टू है वो भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो देखिए लिटमस के बारे में आप लोगों ने सीख लिया। लिटमस जो होता है सोल्यूशन इस पर्पल डाई होता है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचेन, जो कि प्लांट कंटेनिंग एल्गी एंड फंगी से ही बना होता है, और इसी से ही हम लोग लिटमस पेपर तैयार कर रहे होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया लिटमस पेपर। पीएच स्केल कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इनको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखिए 7 अगर पीएच है तो ये न्यूट्रल है, ये तो आप लोगों ने पढ़ा। लेकिन 7 से कम, तो अगर कम है यानी कि 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। अगर ये कम है तो इसका मतलब वो एसिड है। अगर 6 है तो वीक एसिड होगा, 0 है तो स्ट्रांग होगा। इसी तरह से 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14, तो 14 वाला स्ट्रांग बेस होगा और 8 वाला वीक बेस होगा। तो इस तरह से पीएच स्केल पर आप लोग जरूर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन थोड़ा सा समझ लीजिए। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो होता है वो कहाँ से कहाँ बढ़ता है, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 7 से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इधर की तरफ बढ़ेगा, यानी कि 0 पे बढ़ता है, यानी कि 7 से 6 में थोड़ा बढ़ा, फिर 6 से 5 में और ज़्यादा बढ़ा, 5 से 4 में और बढ़ गया, 4 से 3 में और बढ़ा, 2 और बढ़ा, 1 और बढ़ा, और सबसे ज़्यादा हाईली जो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन सबसे हाईली होता है किसका, 0 का, इसीलिए वो जो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसी तरह से हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन की बात करें तो वो कैसे बढ़ेगा, 7 से ऊपर बढ़ेगा, 8 बढ़ेगा, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक बढ़ेगा। तो ये भी क्लियर हो गया पीएच स्केल कैसे होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है वो नेचुरली एक तरह से हम लोग जो प्रिपेयर करते हैं, कई तरह के डाई को मिला के बनाते हैं, कलरफुल होता है, यानी कि कलर से भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि वो एसिड है या फिर बेस है। अगर आप लोग एचएम पब्लिकेशन किताब रखते हैं तो इसको आप लोग पेज नंबर 40 के आसपास ढूंढ सकते हैं, आसानी से ये मिल जाएगा। और यूनिवर्सल इंडिकेटर का टॉपिक 42 पे भी आप लोग मिलेगा, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरी डे, ये आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा। तो मैं बता देता हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। देखिए पीएच का इंपॉर्टेंस अगर आप लोग लिख रहे हो तो इसके कुछ पॉइंट हैं, जैसे पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए हमारे पेट में HCl बनता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रेट होने वाला ये एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये क्या है, ये पीएच बताएगा कि हमारा जो है एसिडिटी तो नहीं हो रही पेट में। तो कैसे पता चलेगा, गैस की प्रॉब्लम हो जाएगी जब, तो एसिडिटी बढ़ जाएगी, एसिड बढ़ जाएगा, HCl की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से टूथ डिके, मतलब दांत जो हमारे ख़राब होते हैं, तो टूथ डीके भी में भी हेल्प करता है पीएच स्केल। और इसी तरह से प्लांट की ग्रोथ में भी हमको हेल्प करेगा, सॉइल पीएच बताता है, प्लांट ग्रोथ में हेल्प करता है पीएच, ये भी आप लोग लिख सकते हो। तो इतना क्लियर हो गया। अब आप लोग क्या पढ़ोगे, सॉल्ट के बारे में पढ़ोगे, क्लासिफिकेशन इसकी पढ़ोगे। जब क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो उसमें आप लोग नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये सारे विद एग्जाम्पल आप लोगों को पढ़ना है। इसके सारे एग्जाम्पल बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूँ, एलम जो कि फिटकरी होता है, इसका केमिकल फार्मूला पूछा जाता है बोर्ड में। तो इसका फार्मूला सिंपली तौर पर मैं बता देता हूँ, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए, किसी भी दिमाग में बैठा लिए। कैसे याद करना है, सिंपली वे में, क्या है, K2SO4। ठीक है, देखिए K2SO4 पोटेशियम का सल्फेट होता है, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, फिर इंटू
और आगे लगा दीजिए 24H2O। तो ये होता है फिटकरी का केमिकल फार्मूला, इसको रट के जाइए। ये आपका डबल सॉल्ट है और एग्जाम्पल है डबल सॉल्ट का, और ये आता भी है। कई कॉमन एग्जाम्पल या कॉमन फार्मूलाज ऑफ सॉल्ट की मैं बता दूंगा। जैसे देखिए कौन कौन से पूछे जाते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, ये आपको पता है। NaCl के बारे में तो पता ही है, बेसिक सॉल्ट है, ये मत माफ कीजिएगा। नॉर्मल सॉल्ट है NaCl, क्लियर है, आप लोगों ने पढ़ा है। सोडियम एसीटेट का फार्मूला पूछा गया है, तो CH3COONA सोडियम एसीटेट का फार्मूला है, ये भी पढ़ के जाइए। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला होता है NaHCO3। इसी तरह से और भी कई एग्जाम्पल्स के साथ, फार्मूला के साथ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग मुझको व्हाट्सएप पे लिंक भेज सकते हैं, अपने कॉन्टैक्ट नंबर को शेयर कर सकते हैं, मैं इसको जरूर शेयर करूंगा। नंबर 9120025555। तो इस पर आप लोग लॉग इन कर सकते हो, मतलब मुझे जो है याद दिला सकते हो कि मैंने कुछ यूट्यूब वीडियो पर कुछ बताया था, मैं बता दूंगा आप लोगों को। अब क्या करना है इसके बाद, देखिए ध्यान समझिए। पॉइंट नंबर 11 में कुछ कॉमन सॉल्ट हैं जिसके बारे में आप लोगों को अच्छे से डिटेल्ड में पढ़ना है। इसकी प्रिपरेशन वीडियो तो मैंने बनाई हुई है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताए हुए हैं, सॉल्यूशन के साथ में बताए हैं। फिर भी अगर आप लोग सॉल्यूशन प्राप्त करना चाहते हो तो आप लोग लॉगिन करके या फिर मुझे कांटेक्ट करके मांग भी सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 11 ब्लीचिंग पाउडर और इसके प्रिपरेशन मेथड, इसके यूजेस कहाँ का है, 2 यूजेस जरूर पढ़ के जाइए। वॉशिंग सोडा प्रिपरेशन मेथड यूजेस जरूर पढ़ के जाइए। बेकिंग सोडा प्रिपरेशन मेथड और यूजेस जरूर पढ़िए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूजेस और साथ में इसके प्रिपरेशन मेथड को जरूर तैयार कीजिए। अब देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन कौन कौन से तैयार करने, टिक लगा लीजिए अपनी बुक में। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें कोई टर्म रेड लिटमस ब्लू करता है। तो देखिए अगर रेड से ब्लू हो रहा है तो बी से ब्लू और बी से बेस था, यानी कोई बेस होगा। और बेस का क्या होता है, पीएच स्केल 8 to 14 होता है। 4 ऑप्शन देता हूं, बताइए क्या होगा। 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा या 10 होगा। तो उम्मीद है आप लोगों ने बेस को पहचान लिया होगा। 10 वाला जो पीएच होता है वो बेसिक है, तो आंसर समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी का याद कर लिए, एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर 2 भी एमसीक्यू है। सोल्यूशन क्रश्ड एग की साल अगर करते हैं, साथ करते हैं, तो इसका मतलब वो HCl होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा उसको मैं बता देता हूँ क्या लिखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज ट्रीटिंग इंडाइजेशन। देखिए एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग जब इंडाइजेशन होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो कि वर्ड इक्वेशन को बैलेंस इक्वेशन में कन्वर्ट करना और रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाना भी है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। 7 में कहा है वाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जबकि रेन वाटर डज करता है। इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि कह रहा है डिस्टिल्ड वाटर ही वाला क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर ABCD सोल्यूशन दिए गए हैं, इसको आप लोग केमिकली घर पर बैठ के एक प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर 13 में कह रहा है A13 वाला क्वेश्चन प्लास्टर ऑफ पेरिस से रिलेटेड है। प्रॉपर्टीज आप लोग अच्छे से याद करिए, यूजेस याद करिए और प्रिपरेशन मेथड याद करिए। 14 और 15 न्यूट्रलाइजेशन 14 है और 15 में आप लोगों से यूजेस पूछे गए बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा के, तो तैयार कर लीजिए। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, सब तो तैयारी आप मैंने कराई दी है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज मैं लेकर टेलीग्राम पर जरूर आऊँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको अच्छे से जरूर देखोगे और अच्छे से अटैम्प्ट करोगे। उसमें आप लोगों की मार्कशीट भी जनरेट होगी, आप लोगों को पता चलेगा कि कितने आप लोगों ने सही उत्तर लगाए हैं और कितने आप लोगों ने गलत किए हैं। आंसर की के साथ मैं दूंगा, इसलिए आप लोग जरूर जुड़ने का प्रयास करें। अब देखिए मैं तीसरा चैप्टर भी आज की ही वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूं। उम्मीद के साथ आप लोग जुड़े रहिए और समझते चलिए, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिए। मेटल नॉन मेटल, सबसे पहले क्या देखना है, मेटल्स होते क्या हैं। देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ही मेटल कहलाते हैं। जो शेयर करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को, डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, वही तो मेटल है। सम फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल के, देखिए 3 प्रॉपर्टीज फिजिकल याद कर दीजिए। यूपी बोर्ड ने तो इसको हटा दिया, लेकिन ये कॉमन टॉपिक हैं जो पर्सनल ये आप लोगों से इंडिविजुअली पूछे जा सकते हैं। पेज नंबर मैं बता देता हूँ, 56 पेज नंबर पे HM पब्लिकेशन किताब में साफ तौर पे दिया है। मेलेबिलिटी क्या होता है, देखिए मेटल्स व्हेन बीटन और हैमर्ड कैन बी चेंज इनटू शीट। अगर शीट में कन्वर्ट करते हैं उसको बोलते हैं मेलेबिलिटी, ठीक है। अब डक्टिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, अगर तार में कन्वर्ट हो जाए तो उसको डक्टिलिटी कहते हैं। सोनरस का मतलब कुछ आवाज़, साउंड प्रोड्यूस करते हैं मेटल्स जो होते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा एल्युमिनियम की अगर मान लीजिए प्लेट रखते हैं, या फिर आप लोगों ने आयरन की प्लेट रखी हो या ग्लास रखा होगा, इसी तरह के कई डिफरेंट काइंड्स के जो मेटल के ग्लासेस होते हैं उसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और छड़ी की सहायता से उसमें जब उस प्रेशराइज करेंगे तो उसमें आवाज़ अलग अलग की आएगी, तो वो सोनरस प्रॉपर्टीज़ कहलाती है मेटल की। अब केमिकल प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जब मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, देखिए मान लीजिए Mg है, ये Mg रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो MgO बनाएगा। जब MgO बनाएगा तो ये भी समझ लीजिए
मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि एक मेटेलिक ऑक्साइड है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मेटल के ऑक्साइड का नेचर क्या होगा, एसिड होगा कि बेस होगा। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं बता देता हूँ। मेटल के जो भी ऑक्साइड होंगे उनका नेचर जो होगा वो होगा बेसिक नेचर। क्या होगा? बेसिक नेचर का। और जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे उनका नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा। ये पिछली वीडियो में मैंने, यानी कि इसी आज ही के चैप्टर में, पिछले चैप्टर में मैंने बता दिया है। अब देखते हैं, हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक क्या है। अब रिएक्शन विद मेटल या रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं। देखिए वाटर मतलब Mg ले लीजिए, रिएक्शन ऑफ मेटल विद H2O ले लीजिए। अब जब वाटर से रिएक्ट कराएगा तो 100% रिमूवल होगा हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन गैस निकलती ही है, इसीलिए आप लोगों को याद होगा लीस्ट रिएक्टिव कभी भी हाइड्रोजन का रिमूवल नहीं करते। तो अगर आप लोग भी सोने या चांदी के बर्तन में खाना खाते हो, एसिड यानी कि दही रखते हो, तो आप लोगों के शरीर के अंदर हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, क्योंकि लीस्ट मेटल या लीस्ट रिएक्टिविटी एलिमेंट कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन का रिमूवल नहीं करते। इसी वजह से जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो सोने चांदी के बर्तन में खाना खाते थे, क्योंकि वहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन रिमूवल ऐसी घटना नहीं होती थी। अब इसी तरह से अगला जो रिएक्शन आप लोग समझानी है वो रिएक्शंस ऑफ मेटल विद एसिड्स। तो एसिड के साथ भी आप लोग मेटल रिएक्शन करा सकते हो। जैसे आपने Mg ले लिया और HCl की रिएक्शन करा दी तो MgCl2 बना और H2 बाहर निकल गया। सेम प्रोसीजर होगा, उसमें भी हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। अब डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल और नॉन मेटल, इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग HM पब्लिकेशन किताब में पेज नंबर मैं आपको बता देता हूं, उस पेज नंबर पे आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा, सॉल्यूशन भी मिलेगा और समझा भी देता हूं। देखिए पेज नंबर 78 पे लिखा हुआ है मेटल एंड नॉन मेटल का डिफ्रेंशिएट। पहला पॉइंट दिया हुआ है मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और उधर नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अब मेटल जो होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, जबकि नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। तीसरा, मेटल रिप्लेस कर देता है हाइड्रोजन को फ्रॉम डाइल्यूट एसिड से, जबकि नॉन मेटल ऐसा कुछ भी करते नहीं है। अब चौथे पॉइंट में लिखा था मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड, या मेटल के हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस का रिमूवल भी दिखाते हैं, जबकि उस केस में दे कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन आयंस ऑफ वाटर। तो ये आप लोगों ने डिफरेंशिएट में समझ लिया। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी आप लोग अच्छे से याद करके जाइए, क्योंकि रिएक्शंस तो इसी पे बेस पे आधारित हैं। तो जब रिएक्टिविटी सीरीज ही नहीं याद होगी तो आप लोग कैसे पता करोगे कौन सा मेटल हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा और कौन सा नहीं निकालेगा? पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ किस पेज नंबर पे आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज मिल जाएगी। तो ये आपको 64 पेज नंबर पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मिल जाएगी और साथ में 62 पेज नंबर पे छोटी वाली रिएक्टिविटी सीरीज मिल जाएगी। बता भी देता हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ पे लिख भी देता हूँ। देखिए याद करने का तरीका अपना अलग अलग होता है। के नाका मैंने जैसे याद किया तो मैं बताता हूँ, के नाका और मग अल, ठीक है, के नाका मगल, फिर उसके बाद जिंक और फिर आयरन, जिन फे और पब, फिर H। यहाँ से देखिए समझना है आपको हाइड्रोजन रिमूवल, ये ऊपर वाले जितने एलिमेंट हैं ये हाइड्रोजन को बाहर निकाल देंगे, लेकिन अब जो मैं लिख रहा हूँ ये हाइड्रोजन रिमूवल नहीं करते। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। आप देखिए हाइड्रोजन नीचे जो आने वाले हैं वो कॉपर है, मरकरी Hg है, और उसके बाद Hg के बाद Ag हो गया सिल्वर, और लास्ट में Au, ये गोल्ड हो गया। तो ये भी हाइड्रोजन रिमूव नहीं करेगा, सिल्वर भी नहीं करेगा, मरकरी भी नहीं करेगा, कॉपर भी नहीं करेगा। इसका मतलब ये रिमूवल नहीं करते। अब रिएक्टिविटी सीरीज भी क्लियर होगी। अब थोड़ा सा वैलेंसी बता देता हूँ। तो वैलेंसी क्या होता है? इसी चैप्टर में पेज नंबर आप लोग पहुँच जाइए, किस पेज नंबर पे? 65 पेज नंबर पे वैलेंसी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन 66 पेज नंबर पे दिया हुआ है। तो डिफाइंड होती है कॉम्बिनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम फॉर एनदर। तो देखिए मैं समझा देता हूँ सिंपली वे में, 9th क्लास का टॉपिक है, सिंपली वे में बताता हूँ। देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, यहाँ से मैं वैलेंसी आपको समझा देता हूँ। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होता है और इसके शेल में, आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही है, और ये एक इलेक्ट्रॉन ये किसी को भी दे भी देगा, और किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेके डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पूरा भी कर लेगा। तो इसकी वैलेंसी -1 भी हो सकती है
और +1 भी हो सकती है। तो ये एक अपवाद का विषय हो गया। अब हीलियम के पास डुप्लेट पूरे हैं, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को भी नहीं देता, तो इसकी वैलेंसी हो जाती है 0। अब लिथियम जो कि एक मेटल होता है, क्योंकि इसका नेचर है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये के शेल पूरा रखता है 2 इलेक्ट्रॉन, और आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, और ये 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी को भी दे सकता है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर एक लिथियम प्लस चार्ज आ जाएगा। अब जब प्लस आ ही गया तो इसका मतलब इसका नेचर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाले ही तो मेटल होते हैं, यही तो आपने पढ़ा, तो ये वैलेंसी होता है। तो शेयरिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल, दिस कैपेबिलिटी नोन एज वैलेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और जो आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब ऑक्टेट रूल क्या होता है, देखिए अभी आपने पढ़ा था ऑक्टेट रूल का मतलब आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 कंप्लीट हो जाए किसी सेल में तो उसको बोलते हैं ऑक्टेट। तो ऑक्टेट के लिए जैसे मान लीजिए मैंने लिखा NaCl। अब NaCl यहाँ पर Na के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट सेल में, तो देखते हैं 11 होते हैं टोटल। आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 हो गया शेयर करने के लिए, तो इसकी वैलेंसी भी 1 हो गई। अब जब ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा किसी को, तो किसको देगा, तो क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है तो क्लोरीन को देगा। तो ये बात होगी ऑक्टेट रूल की। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ ऑक्टेट रूल के बारे में, आप लोग पेज नंबर 66 पे जरूर देखिए। द टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल इज नोन एज लुईस ऑक्टेट रूल। और दिस लॉ या दिस रूल वाज द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के हिसाब से ये ऑक्टेट रूल आपको आना चाहिए। अब केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है और केमिकल बॉन्डिंग इतनी अनिवार्य क्यों है, तो इसको आप लोग अच्छे से जरूर जानिए। पेज नंबर 67 HM पब्लिकेशन। ऑल एटम्स ट्राई टू एक्वायर स्टेबिलिटी इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लाइक नोबल गैसेस हैव। दे अचीव दिस इन 3 different ways: by losing or gaining of electron, by sharing of electron, by sharing of electron between 2 atoms, where shared electron are contributed by one atom only। तो ये था केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग जो कि आयनिक या इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड के थ्रू अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोग सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को अच्छे से जरूर ध्यान से समझिएगा। तो आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl। देखिए हमको पता है कि सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7। तो इससे हुआ क्या, इससे देखिए सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन जब शेयर किया तो क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट क्या किया, पूरा कर लिया, जिसकी वजह से सोडियम ने भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया होगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11, जो कि इस प्रकार से लिखे होते हैं 8 to 10 + 1 11। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन था जो कि इसने क्लोरीन को दे दिया, जिससे क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया और इसकी वजह से सोडियम का भी इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। तो ये डॉट स्ट्रक्चर आप लोग अच्छे से ज़रूर तैयार कीजिए। इसी तरह से सोडियम Na2S का है, CaCl2 का है, MgO का है, तो ये तैयार अच्छे से कर लीजिए। पेज नंबर 68 पे दिया हुआ है। अब बात करेंगे अकरेंस ऑफ मेटल्स की। तो देखिए मेटल्स क्या होते हैं ये मैं पढ़ा चुका हूँ। ओर्स क्या होते हैं ये ज़रूरी है, क्वेश्चन बोर्ड में कई बार ये पूछा जाता है कि ओर्स क्या होते हैं। तो पेज नंबर 69 अकरेंस ऑफ मेटल। तो मेटल्स क्या होते हैं, मिनरल्स, माफ़ कीजिएगा, ये जो मेटल्स में मिनरल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना है। मिनरल्स, तो मेटल अकर्स एक्सटेंसिवली इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, ये आप लोगों को पहले से पता था। अब हम लोग बात करेंगे व्हेन एनी एलिमेंट इज फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सभी फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जरूर आता है, इसको अच्छे से तैयार करें। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मोस्ट ऑफ मेटल अकर इन कंबाइंड स्टेट, ठीक है, मिक्सड विद इम्प्योरिटीज़। तो मोस्ट ऑफ द मेटल जो होते हैं मोस्ट ऑफ द कैसे होते हैं, कंबाइंड स्टेट्स में होते हैं, जुड़े रहते हैं, कंबाइंड, ठीक है। अब यही चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, मिक्सड विद इम्प्योरिटीज़ के साथ होते हैं। दिस कंबाइंड स्टेट आर नोन एज मिनरल्स एंड ओर्स।
मिनरल्स इन नेचुरल स्टेट आर इम्प्योर कंपाउंड ऑफ द मेटल, दे मे बी मोर देन वन काइंड ऑफ मिनरल ऑफ मेटल, मेटल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मिनरल्स और द ओर्स। ठीक है, तो ये आप लोगों को पढ़ना है। ऑक्साइड कुछ देख लीजिएगा, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, जिंकसाइट, ये सब आप लोग तैयार कर लीजिएगा। पेज नंबर 70 के आसपास आप लोगों को मिल जाएगा। अब कुछ चीज़ें जो ज़रूरी हैं, जो आपको आनी चाहिए। मिनरल्स की डेफिनेशन होगी, ये मिनरल से लिखा है, आप लोग इसको मिनरल से लिखिएगा। आप ओर्स पता चल गया। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, तो मेटलॉइड्स की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में पहले तो समझ लीजिए मेटलर्जी, यहाँ पर आप लोग जरूर याद करके जाइए, मेटलर्जी जरूरी है। तो अकरेंस ऑफ मेटल, तो प्योर मेटल इज ऑब्टेन फ्रॉम ओर यूजिंग सम फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस, और इसी प्रोसेसेस को जिसमें एक्सट्रैक्टिंग द मेटल फ्रॉम देयर ओर्स एंड रिफाइनिंग देम, इसे ही बोलते हैं मेटलर्जी। ठीक है, पढ़ के जरूर जाइएगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का जो चार्ट है और कंसंट्रेशन चार्ट पेज नंबर 71 पे एचएम पब्लिकेशन में दिया हुआ है, आप लोग ज़रूर तैयार कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है। अब रिफाइनिंग ऑफ मेटल में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है सबसे इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 71 पे ही आप लोगों को मिल जाने की उम्मीद है। अब 71 के बाद 73 पे भी इसका आंसर आप लोगों का पूरी तरह से मिल जाएगा, इसका डायग्राम भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, अब रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन और प्रिवेंशन, देखिए ये अभी बताया जा चुका है कि रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब आयरन का ख़राब होना है, जंग लगना है। कोरोजन का मतलब मेटल का ख़राब हो जाना। प्रिवेंशन किस प्रकार से करते हैं आप लोगों ने पढ़ा है सेकंड चैप्टर में, ग्रीजिंग और ऑयलिंग, और क्या पढ़ा था आप लोगों ने, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के द्वारा हम लोग एलिमेंट्स को बचा सकते हैं, मेटल्स को बचा सकते हैं, ये ज़रूर पढ़ लीजिए। और कंसनट्रेशन चार्ट पढ़ के मेटल रिफाइनिंग प्रोसेस ज़रूर देख लीजिएगा। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बची वो है एनसीईआरटी क्वेश्चन। एनसीईआरटी क्वेश्चन जो आप लोगों को देखना है वो क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा सेमीकंडक्टर को जरूर पढ़ के जाइएगा। अमलगम जो कि मरकरी का ही एलॉय होता है। अब एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फाइंड, ये भी मल्टीपल का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फोर्थ वाले में कह रहा है फूड कैंस, ये भी मल्टीपल है। क्वेश्चन नंबर 6 जो आप लोगों को पेज नंबर 76 पे मिल जाएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 वाला, क्या होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, सब मेटल ऑक्साइड सच एज एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, शो द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एज वेल एज बेस। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि नॉर्मली वैसे क्या होते हैं, आप लोगों को पता ही होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर बेसिक नेचर का होता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऑक्साइड मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर एसिडिक भी हो सकता है। अब जब एसिडिक ऑक्साइड भी हो सकता है, बेसिक ऑक्साइड भी हो सकता है मेटल के ऑक्साइड का नेचर, तो इसका मतलब है कुछ ही ऐसे होते हैं मेटल्स जो अपने ऑक्साइड का नेचर दोनों तरह से रखते हैं, इसे ही बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोगों को 76 पेज नंबर पर एनसीईआरटी के मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 10, 11 ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 7 में नेम 2 मेटल्स विच डिस्प्लेस हाइड्रोजन, और कौन सा नहीं कर सकता ये मैंने बता दिया है। 8 नंबर पे आप लोगों को इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल, एम में आप लोगों को जिंक हो गया, कॉपर हो गया, ये तैयार करना है। 11 वाला जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड आर फॉर्म व्हेन द नॉन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन, तो देखिए ये बताया जा चुका है नॉन मेटल का ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है। अब इसी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों को टेलीग्राम की सहायता से समझाया जाएगा, उम्मीद है आप लोग जरूर जुड़ोगे। अब अगला जो चैप्टर है उसको भी मैं आज ही बता दूंगा। चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड कंपाउंड है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में बता रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ, इसलिए ध्यान से समझ लीजिए। पेज नंबर 82 पे दिया हुआ है। सबसे पहले कार्बन और इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। देखिए आप लोगों को पता है कार्बन क्या होता है, किस नंबर पे आता है, एलिमेंट सीरीज़ में देखते हैं कार्बन 6 नंबर पे आता है और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले भी सकता है, तो यही कार्बन है। ठीक है, 4th का मेंबर है, पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को। कार्बन के बारे में तो काफ़ी कुछ सीख लिया, प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। टेट्रा वैलेंसी, इसका मतलब 4 वैलेंसी होता है, थोड़ा सा आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा, 82 पेज नंबर पे दिया हुआ सब कुछ, नहीं आता डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेट्राहाइड्रलेशन एंड कैटिनेशन। कैटिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ के जाइए। कैटिनेशन
जो आप लोगों को एचएम पब्लिकेशन में पेज नंबर 87 में मिल जाएगा, मैं बता भी देता हूँ। कैटिनेशन, द प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट टू लिंक with one another by stable covalent bond to form a straight chain, branch chains and ring is called catenation। ठीक है, तो प्रोसेस होती है टू मेकिंग बॉन्ड, है ना। तो ये किसकी प्रोसेस का है? कार्बन की प्रोसेस है, क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में शेयरिंग के लिए है या फिर लेने रिसीविंग के लिए है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? कैटिनेशन कहलाएगी। अब अगला जो क्वेश्चन है, कोवैलेंट बॉन्ड के रूप में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड आप लोग जरूर देख लीजिएगा, डॉट स्ट्रक्चर जरूर देख के जाइएगा। यहाँ पर साफ तौर पर बताया गया हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर, जब आप लोगों ने देखा होगा हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक होगा। यहाँ पर दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे से शेयर करेंगे और इस प्रकार से इनका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा दोनों का। H2O में भी आप लोग जरूर अच्छे से तैयार करके जाइए। और NH3 हो गया, PCl3 हो गया, CH4 हो गया। देखिए मेथेन वाले केस में मैं बता देता हूँ, यहाँ पर मेथेन के केस में कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा। इससे क्या होगा? सभी अपना ऑक्टेट पूरा कर लेंगे और कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो जाता है। ये बॉन्ड प्रोसेस थोड़ा सा ज़रूर बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ऑक्सीजन के केस में देख लेते हैं। ये जो ऑक्सीजन होता है ये अपने आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रखता है? 6 रखता है। दूसरा भी इसी तरह से रखेगा 6, ठीक है, 2 2 4 2 6। अब ऑक्सीजन के बीच में डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, जिससे होता क्या है? ये वाला ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा और ये वाला ऑक्टेट मतलब ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहेगा। इसी तरह से नाइट्रोजन ट्रिपल बैलेंस के साथ जुड़ा रहता है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ। तो इसको भी आप लोग ज़रूर समझ लीजिए। 1 2 3 और वैकेंट 2 इधर भी रहते हैं। तो इससे क्या होगा? एक नाइट्रोजन ने इधर अपनी शेयरिंग पूरी की और दूसरे नाइट्रोजन ने अपनी शेयरिंग इधर पूरी की। तो ये फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन भी समझिए ट्रिपल बॉन्ड को लेकर। अब डिफ्रेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट बॉन्ड, पेज नंबर आप लोग को 86 पे मिल जाएगा। थोड़ा सा समझ लीजिएगा, फिर भी डाउट है तो ज़रूर पूछेगा। एलोट्रॉप्स, पेज नंबर उसी पे ही मिलेगा नीचे साइड में। ग्रेफाइट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन कैटिनेशन मैंने समझा दिया। आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 87 HM पब्लिकेशन। मैं फिर से बता देता हूँ। आइसोमेरिज्म ऑल्सो हेल्प कार्बन टू इंक्रीज द वैरायटी ऑफ कंपाउंड व्हेन 2 or more compound having the same molecular formula possess either different chemical structure or different arrangement of atom in the space, the phenomena known as isomers or this process known as isomerism। तो देखिए यहाँ पर आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमेरिज्म क्या होता है? तो 2 or more कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिकुलर फार्मूला सेम होगा। देखिए फार्मूला बता देता हूँ। C4H10, ये C4H10 ये फार्मूला होता है ब्यूटेन का। और एग्जाम्पल आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है। इनका क्या चीज़ देखिए सिमिलर है, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन केमिकल स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस ये बिल्कुल अलग होता है। इसको आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा। ये होता है आइसोमेरिज्म। सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड वाले, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड कैसे बनते हैं ज़रूर देख लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा। IUPAC नोमेनक्लेचर इसको थोड़ा सा याद करके जाइएगा, इसके नियम को समझ के जाइएगा। कैसे नियम है बता देता हूँ। 1 हाइड्रोजन के साथ हम लोग बोलते हैं मीथेन, 2 के साथ इथेन, 3 के साथ प्रोपेन, 4 के साथ ब्यूटेन, 5 के साथ पेंटेन और 6 के साथ हेक्सेन। ये याद हो जाए तब इसके बाद आप लोग सेकंड स्टेप में फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं इसको ज़रूर याद करिएगा। मैं बताता चल रहा हूँ, समझाता भी चल रहा हूँ, पेज नंबर भी बताता चल रहा हूँ, जिसमें आप लोग तैयारी भी अच्छे से होते रहे। कई स्कूलों में HM पब्लिकेशन की किताबें चलती हैं। HM पब्लिकेशन की किताब मैं खुद भी पढ़ाता हूँ अपने स्कूल में और उम्मीद के साथ कह सकता हूँ ये किताब आपके लिए प्रेफर रहती है। बोर्ड के लिए काफ़ी कुछ आंसर्स आसानी से मिल जाते हैं जो बोर्ड में पूछे भी जाते हैं। तो जब आंसर्स मिल जाते हैं आसानी से तो बेस्ट किताब इसे ही मानी जाएगी। तो फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो होते क्या हैं, देखिए फंक्शनल ग्रुप पेज नंबर आप लोग 91 पे ढूंढ सकते हैं या 91 पे मिल जाएगा फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो यहाँ पर जो दिया है
द कार्बन चेन विल नॉट अफेक्ट द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस ग्रुप, हैंस दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। तो यही क्या होते हैं, हेट्रो एटम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन ए ग्रुप में हेट्रो एटम्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन के बीच में जो ग्रुप लगे होते हैं उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। जैसे क्लोरीन ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप के, उसमें अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया, हैलोजेंस हो गए, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो एक एक करके सारे समझ लेता हूँ और कब आपको सफिक्स लगाना कब प्रीफिक्स लगाना मैं बता देता हूँ। तो पहला जो यहाँ पर दिया है क्लोरीन और ब्रोमीन की जैसे, यहाँ बी आर मैं लिखना भूल गया हूँ, बी आर होता है। अगर फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन या ब्रोमीन है तो इसका मतलब हाइड्रोजन लगा हुआ है, तब प्रीफिक्स लगाएंगे नोमेनक्लेचर करते समय, मतलब IUPAC नाम बनाते समय हम लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। अगर कोई स्ट्रक्चर दिया है, पूछा गया इसका IUPAC नेम बताइए, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे कार्बन कितने हैं। तो कार्बन की संख्या डिपेंड करती है। देखिए यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2। याद कीजिए इससे पहले वाला टर्म क्या था, मीथेन के बाद था क्या, इथेन, इथेन था। अब यहाँ पर Cl लगा हुआ है, तो ये क्लियर हो गया कि हम लोग क्या बनाएंगे इसका केमिकल नेम या IUPAC नेम। ये क्लोरीन लगा है तो इसका मतलब क्लोरो बोलेंगे, और इथेन है तो क्लोरो इथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोरो इथेन। अब जो दूसरा है वो ऑक्सीजन की केस में क्या हम बात करें तो एल्कोहल ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। एल्कोहल कैसे पहचानोगे, लास्ट में OH लगा होगा तो एल्कोहल मिल जाएगा। इसी तरह से दूसरा क्या है, कार्बोक्सिलिक, माफ़ कीजिएगा, एल्डिहाइड है, इस तरह का बॉन्ड स्ट्रक्चर दिखेगा तो आल लगा देंगे। जैसे OH लगा तो एक कार्बन के लिए क्या होगा, मेथेनॉल, 2 के लिए इथेनॉल, 3 के लिए, 4 के लिए, आप लोगों ने सीरीज याद की उसी तरह से लगा देंगे। एल्डिहाइड में भी सेम उसी तरह से, एक कार्बन के लिए मेथिनॉल हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा, ऑल नहीं आल लगा देंगे बस। कीटोन ग्रुप देख लिया, इस तरह से कीटोन ग्रुप मिल जाएगा, पता चल जाएगा। अब मेथोन देखिए यहाँ पर क्या होगा, प्रोपेनॉन हो सकता है, अगर कार्बन के नंबर से देखते चले, मेथेनॉन हो सकता है, प्रोपेनॉन हो सकता है, इथेनॉन हो सकता है ना, पेंटेनॉन हो सकता है, ऑन लगाना है आपको। जबकि कार्बोक्सिलिक के केस में इस तरह का अगर फंक्शनल ग्रुप है तो ओइक लग जाएगा, मेथेनोइक हो जाएगा, एक कार्बन के लिए, 2 कार्बन के लिए इथेनोइक हो जाएगा। इसी तरह से और कार्बन देखते चलेंगे, नंबर ऑफ कार्बन पर डिपेंड करेगा IUPAC नेम, तो अच्छे से जरूर देख लीजिएगा, मैंने प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर समझा दिया गया है। देखिए सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले देखना है नंबर ऑफ कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, पहले तो दिमाग में ले आइए, 1 कार्बन मेथेन, 2 कार्बन इथेन, 3 कार्बन क्या था, प्रोपेन। जी हाँ, अब देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या है, पहले तो नंबर ऑफ कार्बन फिर फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन है, तो क्लोरीन के केस में सफिक्स लगता है, माफ़ कीजिएगा प्रीफिक्स लगता है, तो यहाँ पर क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ब्रोमीन लगा होता तो ब्रोमो प्रोपेन हो जाता, क्लियर। अब दूसरा ग्रुप देख लेते हैं क्या लगा है, देखिए कार्बन कितने हैं, 3, इसका मतलब प्रोपेन से रिलेटेड है। अब कौन सा ग्रुप लगा है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्कोहल है, ऑल लगाते हैं, याद कीजिए, तो प्रोपेन है और ऑल लगा दें तो बन जाएगा प्रोपेनॉल। अब देखिए फिर से वही चीज़, कार्बन कितने हैं, 3, मतलब प्रोपेन वाला दिमाग में लाइए, और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप देख लीजिए कौन सा लगा है, जी हाँ एल्डिहाइड ग्रुप लगा है। एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते थे, आल लगाते थे, तो प्रोपेन है और आल लगा दें तो प्रोपेनॉल हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखिए कितने कार्बन है, 3, फिर से प्रोपेन दिमाग में ले आइए। अब ग्रुप देखिए कौन सा लगा है, तो ग्रुप तो यहाँ लगा हुआ है। अब जब ग्रुप यहाँ लगा तो ये कौन सा ग्रुप है, ये तुम्हारा कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। अब जब कीटोन ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ प्रोपेन है और कीटोन के लिए क्या जोड़ देते हैं, ऑन जोड़ देते हैं, तो प्रोपेनॉन हो जाएगा। अब अगला देखिए कौन सा ग्रुप है, ग्रुप का नाम है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, लगाते क्या है, ओइक लगा देते हैं, तो प्रोपेन है 3 कार्बन, तो प्रोपेनोइक हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर है, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो ईन हो जाएगा, लास्ट में ईन लगाइए, और कार्बन कितने हैं, 3, तो प्रोपीन हो जाएगा। अब फिर से देखिए ट्रिपल बॉन्ड अगर मिल जाए कार्बन कार्बन के बीच में, तो अब टोटल कार्बन होगा 3, तो यहाँ पर प्रोपेन चलेगा। अब लेकिन सफिक्स क्या लगाते हैं, आइन लगा देते हैं, प्रोपाइन हो जाएगा, तो YNE लगा दीजिएगा। तो ये था IUPAC नोमेनक्लेचर का नियम। अब क्वेश्चन नंबर 9 या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है,
होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है जरूर पढ़ के जाइएगा। मैं बता देता हूँ पेज नंबर किस पे मिलेगा, 91 पेज नंबर HM पब्लिकेशन में मिल जाएगा। क्या होते हैं बता भी देता हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप कैन बी अरेंज इन ए सीरीज नोन एज होमोलोगस सीरीज। द वेरियस मेंबर ऑफ सच सीरीज आर नोन एज होमोलोगस। अब पेट्रोलियम के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ के जाइएगा। और एडिशन रिएक्शन जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेकर है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में है, ये भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपको ये चैप्टर लगभग मैंने कंप्लीट करा दिया है। इथेनॉल के प्रिपरेशन मेथड यूजेस पढ़ लीजिएगा। और इसी तरह से एस्टेरिफिकेशन क्या होता है जरूर देखिएगा। एस्टेरिफिकेशन में ईस्टर्स का बनना होता है। ईस्टर कब बनेगा बता देता हूँ। व्हेन एसिडिक एसिड रिएक्ट विद किसके साथ रिएक्ट कराएगा, एथिल एल्कोहल के साथ रिएक्ट कराएगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, क्या होगा H2SO4 कैटालिस्ट। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराने के बाद जो हमको मिलता है वो तुम्हारा क्या होगा, ईस्टर होगा। जी हाँ, और साथ में वाटर भी निकलेगा। अब इथेनॉइक एसिड या ग्लेशियल एसिडिक एसिड के बारे में प्रिपरेशन मेथड देख लीजिएगा, यूजेस देख लीजिएगा। सपोनिफिकेशन अच्छे से याद करके जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तो जरूर आएगा। इसी में सोप फॉर्मेशन, क्लिनसिंग एक्शन ऑफ सोप, मिसल कंसेप्ट तीनों ही तैयार करके जाइएगा। हार्डनेस ऑफ वाटर कैसे दूर किया जाएगा ये भी देख लीजिएगा। NCERT क्वेश्चन सिर्फ इतने ही देख लीजिए, 1, 2, 4, 5, 6, 12 और 15। MCQ की तैयारी मैं करा रहा हूँ टेलीग्राम की सहायता से, और आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। आप अगर आप लोग यूपी बोर्ड के हो तो चैप्टर 5 आपके कोर्स में है। CBSE हो तो मोस्टली ज़्यादा चैप्टर इसमें आना नहीं है, तो आप लोग फिर भी समझ सकते हो। तो चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 5 भी आज ही की वीडियो में। तो चलिए पेज नंबर 108 आप ओपन कर लीजिए। मेंडलीव की पीरियडिक लॉ से स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का जो मेंडलीव का पीरियडिक लॉ है और इसमें जो टेबल आप लोगों को पढ़नी है इसको मैं बता देता हूँ। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, ध्यान समझिए, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। यहाँ पर एटॉमिक वेट की बात होगी, किसकी बात होगी, एटॉमिक वेट। तो मेंडलीव ने जो पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का किया था वो एटॉमिक वेट के आधार पर किया था, और उनकी जो टेबल बनी थी अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट पर बनी होगी। उसके कई ड्रॉबैक्स निकल के आए, जिसमें पोजीशन हाइड्रोजन की गलत जगह पे हाइड्रोजन लग गया था, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स बिल्कुल नहीं था, सिमिलर एलिमेंट को दूर कर दिया गया था, और जो दूर करने वाले एलिमेंट थे उनको साथ में रख दिया गया था। ये मेंडलीव की आवर्त सारणी या फिर पीरियडिक जो है टेबल उसकी कमियाँ थी। तो इसी तरह से आप लोगों को अच्छे तैयार कर लेना है। इसके जवाब जो है आप लोगों को पेज नंबर मैं बता देता हूँ कहाँ पर मिल जाएगा, पेज नंबर 111 पे मिल जाएगा। इसको जरूर देखिएगा, लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन, पेज नंबर 111 पे। ठीक है, लिमिटेशंस। अब मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो कि मोजले ने दी थी 1913 में, काफ़ी सुधार किया था। अब सुधार इतना हो गया तो काफ़ी एलिमेंट को सही जगह मिल गई। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन क्लियर हो गया, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स क्लियर हो गया, डिसिमिलरिटीज जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट थे उनको दूर कर दिया गया। और उसके बाद पीरियडिसिटी में आप लोगों को एटॉमिक साइज पढ़ना है, ग्रुप्स पढ़ने हैं, पीरियड पढ़ने हैं, वैलेंसी पढ़नी है, मेटालिक कैरेक्टर कैसे चेंज होता है। तो ये वाला आप लोगों को सबसे लास्ट पेज पे मिल जाएगा। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, 114 पेज नंबर पे आप लोगों को सारे उत्तर मिल जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। अब इसी पीरियडिक लॉ में मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो आप लोग तैयार करके आओगे उसके कुछ ना कुछ क्या हैं, ग्रुप्स हैं। 18 ग्रुप्स हैं। कितने ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप हैं। तो सभी ग्रुप के कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको ज़रूर देखिएगा। और कितने रो 7 जो यहाँ कॉलम आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है, वो 7 है। इसको भी तैयार करके जाइएगा अच्छे से, क्योंकि फिर आप लोग गड़बड़ कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है चैप्टर। अब एल्कली मेटल्स कितने होते हैं जरूर याद करके जाइएगा, एल्कली अर्थ मेटल्स कितने होते हैं जरूर याद करके जाइएगा, हैलोजन सीरीज याद कर लीजिए, नोबल गैस की सीरीज याद कर लीजिए, इसमें से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। NCERT क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 जरूर तैयार करिए। और इस चैप्टर के भी MCQ की क्विज जो है मैं टेलीग्राम से कराऊंगा। और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, लाइक जरूर कीजिए, शेयर करिए, जिसमें ये वीडियो या फिर केमिस्ट्री का पूरा पोर्शन अच्छे से समझ सकें सभी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं बोर्ड की। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।